का जो मुसलमान है वो कह रहा है जो मोदी का यार है वो गद्दार है। यानी कि साला आप आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए शेख बिन जायद गद्दार है, वो इजिप्ट के जो है अल सीसी वो गद्दार, सब गद्दार है आपके लिए। अब आप किसी से दोस्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि शेख अल जायद ने तो फ्रेंडशिप बैंड बांधी, मोदी का यार है। जो फ्रेंडशिप बांधे वो यार ही हुआ ना, दोस्त हुआ ना। तो शेख बिन जायद जो है वो मोदी के यार हैं। आपकी डेफिनेशन क्या, वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। तो अब आप तो उनसे रिश्ता तोड़े सबसे पहले जाकर के, भाई ये तो पाकिस्तान का गद्दार हो गया ये आदमी, हम इससे दोस्ती कर ले कैसे, ये तो मोदी के साथ दोस्ती कर रहा है। कि चाइना को इस खित्ते में एंगेज रखने के लिए, इस मतलब इस एरिया में एंगेज रखने के लिए इंडिया को यूज किया जा रहा है। इंडिया कोई बच्चा तो नहीं है। अब ये तो वही बात हो गई, डेमोक्रेसी का मतलब विल ऑफ गॉड नहीं चलेगा, विल ऑफ पीपल चलेगा। आपने क्या किया, डेमोक्रेसी के थ्रू विल ऑफ पीपल कर दिया है। आपने रूट डेमोक्रेसी का लिया है लेकिन सबके सबको मुसलमान बना दिया। और कैसा मुसलमान बनाया, अरबी वाला मुसलमान नहीं बनाया। क्योंकि अरबी का मुसलमान तो भैया सऊदी अरेबिया में यूएई में जाके देखिए, वो तो हिंदू टेंपल खुल रहा है। आपने सबको सिखा दिया है कि भाई मुसलमान होने का सिर्फ एक मतलब है, हिंदुओं की सारी आइडेंटिटी बर्बाद कर दो, यानी अपनी आइडेंटिटी बर्बाद कर दो। इंडिया शुरू से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में था, हमें अपने इस एरिया वाले रीजनल पॉलिटिक्स में घींच घींच रखा था, क्योंकि आपका वर्ल्ड व्यू कश्मीर से शुरू होता है, कश्मीर पे खत्म हो जाता है, आपको उसके आगे कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा और अगर आप बढ़ेंगे तो आलम इस्लाम 56 ममालिक बस, ये इससे ज्यादा आपको कुछ कुछ नहीं पता है। 56 ममालिक के लिए आपने 198 ममालिक को तलाक दे रखा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी एफर्ट्स को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ एक जरूरी अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं कि हमने जो मिशन स्टार्ट किया है, मैं इस टाइम कराची में मौजूद हूं और मिशन सेव मंदिर्स के नाम से जो हमने मिशन स्टार्ट किया है, इसमें मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे इस काम को, मेरी इस एफर्ट को आप शेयर करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा सर, जो कि किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है, और हम बात करने वाले हैं कि दुनिया में इस टाइम जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं उनमें से एक मेजर इशू है रशिया यूक्रेन वॉर, और उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है, इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं। आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वड़कम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों को और आपको भी। ये आप बड़ा करेजियस काम कर रहे हैं, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो बहुत ऑल द शुक्रिया। बेस्ट। बहुत शुक्रिया। सर आज हम बात करेंगे कि अभी खबर ये आ रही है, कुछ टाइम पहले तक हम ये सुनते थे कि जो इंडिया है अपना डिफेंस सिस्टम, अपने वेपन्स वो ज्यादातर खरीदता है यूएस से, रशिया से, फ्रांस से। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उसे उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जितनी तेजी से इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ना सिर्फ लेके गया है बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ लेकर गया है, और रशिया जैसा कंट्री ब्रह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये एक पॉजिटिव साइन है। हमारा एक टैक्टिकल शिफ्ट हुआ था, टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था जब हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को फ्रॉम इंपोर्ट बेस्ड टू एक्सपोर्ट बेस्ड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी। उसमें हमने कई कंट्रियों के साथ पहले जब हम, मेरे ख्याल से वॉसेनार रिजीम है, जिसमें यह था कि जब आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं होते, वासनार ग्रुप के या मेरे ख्याल से कोई और ग्रुप उसका नाम है, तो आप जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में रशिया हमारे साथ आया और रशिया ने मिलकर के हमारे साथ ब्रह्मोस मिसाइल की जॉइंट प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सुपरसोनिक मिसाइल है ये, उसके उसकी शुरुआत की थी। ब्रह्मोस जो वर्ड है वो दो, इट्स अ पोर्टमेंटू ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों को मिलकर बना हुआ वर्ड है ये। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे आसाम में बहती है, उनको उसका ब्र है। और मोस्कोवा नदी जो कि रशिया में बहती है, मॉस्को में, जिसके आधार पे सिटी का नाम मॉस्को है, उसका मॉस है। तो दैट टुगेदर, एडेड टुगेदर, दे बिकम ब्रह्मोस, ठीक है ना। सो दैट मीन्स इंडिया एंड रशिया कमिंग टुगेदर। इसके पहले जो रशियन यूक्रेन वॉर में जो मिसाइल यूज कर रहे थे वो था P-800,
अब वो उसकी जगह चाहते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल पुतिन चाहते हैं कि हम वो यूज करें, उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, चूंकि ये जॉइंटली डेवलप्ड प्रोडक्शन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए और हम भी उसको सेल करना चाहते हैं। थोड़ा सा यूरोपियन सैंक्शंस और यूरोपियन पॉलिसी को देखना पड़ेगा हम दोनों लोगों को कि क्या हो रहा है उसमें, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये मिसाइल तो यूरोप पे यूज होंगे। तो जैसे जब हम कोई भी हथियार पाकिस्तान को भेजता है, तो हम ये कंडीशन उसमें ये देखना चाहते हैं कि क्या वो हमारे ऊपर यूज हो रहे हैं। अगर आप वो वेपन पाकिस्तान को बेचते हैं जो हमारे ऊपर जो होने वाले हैं, तो हम उस कंट्री पे ये दबाव डालते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ये ट्रेड ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये आना हमारे ऊपर है, बिकॉज पाकिस्तान की मिसाइल का कोई और पर्पज तो है नहीं। कल ही आप देख लें, आपने खाली एक स्टेटमेंट दी थी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में, और ऐसा बयान आया है तालिबान का कि आप पाकिस्तान के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इतना तीखा बयान कि आपने अगर सोच भी लिया तो आपकी वो हालत करेंगे कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे तालिबान को टैकल करें। तो खैर हम भी वही चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए कि यूरोप को बुरा लगे, क्योंकि अल्टीमेटली फायर तो ये यूक्रेन पे होनी है, और यूक्रेन एक यूरोपियन टेरिटरी है। अदरवाइज तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और ब्रह्मोस एक बड़ी जबरदस्त मिसाइल है, प्रिसाइज है। रशियन जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी एक क्रिटिसिज्म हमेशा से रही है कि दे आर ड्यूरेबल, दे आर गुड, बट प्रिसीजन उनकी थोड़ी सी ना हमेशा गड़बड़ रही है। तो ब्रह्मोस के साथ वो नहीं है। तो दिस इज हाउ इट इज। सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो इस टाइम रिलेशन हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन इस टाइम पे जो रशिया यूक्रेन की वार है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें इस टाइम पे इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है? और आने वाले टाइम में लेट्स सपोज अगर ब्रह्मोस वो रशिया को देते हैं, लेट्स सपोज, तो क्या कंडीशंस होगी? क्या ये कहा जाएगा कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते? क्या आप कहेंगे इसके ऊपर? देखिए मेरा मानना यह है कि ठीक है, अब कई बार आपको ना रियल पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में, हम उससे प्रिंसिपली सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जबरदस्त। आपने एक सॉवरेन कंट्री का टेरिटरी ब्रीच कर दिया है, वो नहीं होना चाहिए था आपके साथ। लेकिन अब मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ जैसे एक कहानी है कि अमात्य राक्षस हुआ करते थे पाटलिपुत्र, जब मगध का एम्पायर बहुत बड़ा था। वो बहुत विद्वान थे, लेकिन उनका जो राजा था धननंद, वो बड़ा ही मक्कार आदमी था। उसने वो खाली अपना इंजॉय करना, लाइफ के मजे करना, और उसको प्रजा पे ध्यान न देना, ये उसकी फितरत थी। तो जब चाणक्य तक्षशिला से उठ करके मगध में आए कि भाई अलक्षेंद्र आ रहा है, और मगध के राजा होने के नाते तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा करो, और लेकर के राजाओं को आओ साथ में, ताकि अलक्षेंद्र यानी कि अलेक्जेंडर को, जिसको आप सिकंदर कहते हैं, उसको हम रोक सके कि वो भारत माता की भूमि को गंदा ना कर सके। हमें सिखाने चले आए हो तुम, उसको अपने अमात्य राक्षस को बोला इसको उठा के फेंक दो। अमात्य राक्षस ये नहीं चाहता था, क्योंकि अमात्य राक्षस को पता था कि जो चाणक्य आचार्य चाणक्य कह रहे हैं उसमें दम है। और मगध का ये मगध उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य उन्हीं के पास था। तो उसका ये था कि भारत के अन्य राजाओं को मिला करके और अलेक्जेंडर से लड़ाई किया जाए। ठीक। मगर नहीं हुआ, क्योंकि अमात्य राक्षस ने कहा कि मैं जानता हूं कि ये गलत है, मगर मैं मगध के राज सिंहासन से बंधा हूं। हमारी मुश्किल यही है कि हमें गलत का भी साथ देना पड़ेगा। वही भारत के साथ हो रहा है कि हमें पता है कि रशिया इज डूइंग रॉन्ग। अब वो ज्यादा हो गया है, लेकिन हमें हमें शायद ये वेपन भी देना पड़े, और शायद हमें उनके साथ खड़ा भी होना पड़े। तो भारत की भूमिका बहुत अहम होगी पुतिन को ये समझाने में कि अब इनफ, आप इसको वाइंड अप करें। बट पुतिन की दिक्कत यह है कि पुतिन जाते जाते अपनी लेगेसी खराब नहीं करना चाहते। वो रशिया के लोगों को अपनी मैचिस्मो यानी कि अपनी ताकतवर इंसान की छवि को कायम रखना चाहते हो, दिखाते हैं कि हमने ये नेटो वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया। सर हमने हमने इससे पहले ये देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता था कि भाई जो वेस्टर्न पावर हैं, जो यूरोप कंट्री हैं, वो अपना यहाँ पे पावर रखने के लिए, इस एरिया में अपनी पावर यूक्रेन के रखने के लिए, इंसेस्टी दोनों स्टेट में असला बेचने के लिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स बनाए हुए हैं। लेकिन अब तो इंडिया अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट खुद क्रिएट कर रहा है, अपने वेपन्स खुद बना रहा है। तो क्या कहेंगे, अभी भी ये जो मिथ थी या जो हमें बताया जाता था कि भाई ये गोरों ने लड़ाई डाली है अपना असला बेचने के लिए, गोरे अपना पावर इस एरिया में रखने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो अब ये मिथ खत्म होती नजर आ रही है?
मेरा तो उन परम ज्ञानी लोगों से ये प्रश्न होगा जिनको पता था कि गोरे असलाहा बेचने के लिए ये सब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो आपने असलाहा खरीदा क्यों? जब आपको ये बात पता थी आप नहीं खरीदते, गोरे फेल हो जाते। गोरे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रखना चाहते तो आप ये कॉन्फ्लिक्ट छोड़ देते, गोरे फेल हो जाते। यार ये तो बड़ी अजीब बात है कि 1947 बनने के बाद सीधा आप अमेरिकन कैंप में गए, आपने उनके साथ ट्रीटियां साइन करी कम्युनिज्म के अगेंस्ट में और लड़ाई लड़ी इंडिया के अगेंस्ट में। आपका कम्युनिज्म से कोई दुश्मनी नहीं था। आपका इंटरेस्ट भी देखिए, आज की दुनिया में ओवरलैप ऑफ इंटरेस्ट होता है, सारे इंटरेस्ट साइलोज में नहीं होते हैं कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है वो शोएब के इंटरेस्ट से एकदम मैच नहीं खाएगा, सामने वाले का इंटरेस्ट मेरे से नहीं होगा। सारे इंटरेस्ट में एक वेन डायग्राम अगर आप बनाए, एक जीरो ऐसे बनाए, एक जीरो ऐसे बनाए, एक जीरो, थोड़ा थोड़ा एरिया सब में ओवरलैप होता है। तो अगर आप ओवरलैप ऑफ इंटरेस्ट है तो अपनी सारी जो कमियां हैं उनके ऊपर डाल दें कि ये बदमाश थे, हम तो शरीफ लोग हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर आप शरीफ लोग थे आप वेपन नहीं खरीदते, आप वेपन बोल देते कि हमें नहीं बनाना है। आपने न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया फिर? उनसे पूछिए जो लोग ये कह रहे हैं कि ये यूरोप ने करवाया है और यूरोप और वेस्टर्न पावर चाहती थी कि कश्मीर या दूसरे जो डिस्प्यूट है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बने रहे, तो न्यूक्लियर वेपन तो उन्होंने नहीं दिया था आपको ना, उसके लिए तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाए उन्होंने। न्यूक्लियर वेपन क्यों बना लिया? या न्यूक्लियर वेपन को आप वेपन नहीं मानते हैं? और मुशर्रफ साहब ने आपके जो जो थे, उनका नाम है बुला, अब्दुल अब्दुल साहब जो थे जिन्होंने कि ये बम ला के आपको बना के दिया था, उनके ऊपर सैंक्शन लगाया। फिर अब्दुल साहब जाकर के उसके पास स्मगलिंग करने लगे ईरान को, तो फिर लीबिया को, तो सबको वो न्यूक्लियर वेपन बांधने लगे। ये भी घरों की साजिश थी। ठीक है। अरे भाई ऐसा ना करें, जो मेरा फेवरेट डायलॉग है, खुदा का खौफ करें, कुछ तो सोच लें आप लोग। जी बोले। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे 1965 की वार में हमने देखा कि अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अपने वेपन्स दिए, अपनी टेक्नोलॉजी दी, फिर उसके बाद वार ऑन टेरर में हमने देखा कि सरेआम डॉलर भी आए, बड़ी बड़ी तादाद में टेक्नोलॉजी भी आई, और कहा यह जा रहा था कि इंडिया को एंगेज रखने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ जर्नलिस्ट, कुछ एनालिस्ट, कुछ ऑथर्स ये कहते नजर आ रहे हैं कि चाइना को इस खित्ते में एंगेज रखने के लिए, मतलब इस एरिया में एंगेज रखने के लिए इंडिया को यूज किया जा रहा है। इंडिया कोई बच्चा तो नहीं है। अब ये तो वही बात हो गई कि यार, जो एक माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चे की गलती दूसरे पे डालती है कि मेरा बच्चा तो ठीक है, दूसरे इसको भी बिगाड़ दें। बच्चा चरसी बन गया, ये नहीं पीना चाहता हो तो वो पिला रहा है इसको जबरदस्ती। बच्चा जो है कुछ काम नहीं करना चाहता तो उसके दोस्त उसको घुमा रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है। ये वही वाली थ्योरी है यार। अच्छा, अब आप सुने कि देखिए 1965 में जो भी उसके पाकिस्तान के हेल्प के लिए अमेरिका ने डायरेक्ट वेपन तो नहीं दिए थे, लेकिन हाँ, ये वेपन आपको मिले थे कम्युनिज्म के फाइट के लिए। तो अमेरिका ये सोच रहा था, देखिए ये बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है कंसेंसस एड इडम का। जब आप में मित्रता तो हो रही है पर मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं है, मीटिंग ऑफ द सोल नहीं है, मीटिंग ऑफ द बॉडी तो है, मीटिंग ऑफ द फिजिकल बॉडीज है, बट मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है और मीटिंग ऑफ सोल नहीं है। अमेरिका ने कहा कि तुम यार कम्युनिज्म के अगेंस्ट लड़ोगे, आपको कम्युनिज्म से लड़ने में एक ढिल्ले भर का इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि आपका दुश्मन इंडिया था। वॉर ऑन टेरर में देखिए, एक ये देखिए वहां पे उन्होंने आपको धोखा दिया, यहाँ पे आपने उनको धोखा दिया। आप कहे हाँ हम आपके साथ वॉर ऑन टेरर लड़ेंगे। वॉर ऑन टेरर बेसिकली वॉर ऑन जिहाद था, क्योंकि वो अलकायदा के अगेंस्ट में था। अलकायदा का एक ही मांग था कि हमें अमेरिकन जो है अपनी सऊदी अरेबिया के पवित्र भूमि पे अमेरिकन बूट्स नहीं चाहिए, उनके खिलाफ जिहाद करो। तो वॉर ऑन टेरर विच बेसिकली वॉर ऑन जिहाद, आप लड़ने चले गए। आप लड़ रहे हो अलकायदा से, जो अलकायदा चाहता है वो सारी चीजें का आपको सॉफ्ट कॉर्नर है। आप भी नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न फोर्सेस इस इलाके में अपना पांव जमाए, लेकिन आपने उनको इनविटेशन भी दिया। आप कॉन्फ्लिक्ट से घिरे रहे हमेशा। ये 1965 का वॉर कम्युनिज्म के लिए था, वो अमेरिका सोचा था आप कम्युनिज्म के अगेंस्ट में हो, आप इंडिया के अगेंस्ट में थे जो कि एक डेमोक्रेसी था। 2000 में जब ये वॉर ऑन टेरर हुआ 2001 में, तो अमेरिका, आप सोच रहे थे कि ये अगेंस्ट आतंकवाद है, जबकि वो बेसिकली वो अगेंस्ट जिहाद था। आप दोनों में कभी मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे। तो आपने वहां पे डबल गेम खेल दिया। आपने कहा कि हम वॉर ऑन टेरर करें, लेकिन आप जाके खड़े हो गए उसके साथ जो उस समय आमिर थे तालिबान के, मौलाना उमर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने उनको कहा कि यार इनको ना तुम वो मत देना, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन मत देना। तो ठीक है। ये देखिए, मैं इसको यूं रैप अप कर दूं, ये रैप अप कर दूं मैं इसको शोएब जी, मैं ये कहूंगा आप ये दूसरों के ऊपर कूड़ा ना डालें। आप खुद करना चाहते हो, और आप चूंकि सामने वाला भी, उसका भी इंटरेस्ट आपसे थोड़ा सा टैली कर रहा है, पूरा नहीं, तो आप कहते हो हाँ चलो करें, और जब वो चीजें बैक फायर कर जाती है तो आप सारा कूड़ा मलबा उस पर डाल देते हो, यार उसने करवाया, या मेरी क्या गलती, मैं तो बड़ा भोला आदमी हूँ। ठीक है
जी सर बोले। आपको नहीं लगता, अभी आपने अफगानिस्तान का जैसे जिक्र किया, आपने बोला, और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी है अफगानिस्तान की तरफ से, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान को लेके कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसा करना चाहा जो मतलब कि अफगानिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हुआ, तो फिर पाकिस्तान उसका खुद जिम्मेदार होगा। इवन उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी हमारे बॉर्डर्स पे हमें दी हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और सेकंड नंबर पे अब इंडिया ये वाली गेम से, ये जो एरिया की पॉलिटिक्स है, इससे बाहर निकल के वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो इंडिया शुरू से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में था, हमें अपने इस एरिया वाले रीजनल पॉलिटिक्स में घींच घींच रखा था, क्योंकि आपका वर्ल्ड व्यू कश्मीर से शुरू होता है, कश्मीर पे खत्म हो जाता है, आपको उसके आगे कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा और अगर आप बढ़ेंगे तो आलम इस्लाम 56 ममालिक, बस ये, इससे ज्यादा आपको कुछ कुछ नहीं पता है। 56 ममालिक के लिए आपने 198 ममालिक को तलाक दे रखा है, आपसे उनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा देखिए, शुरू से आपने दुनिया के ऊपर जो कूड़े डाले हैं, उसका जो सोर्स है वो आप खुद है। अब ये बताइए, ये अफगानिस्तान से लड़ाई आपका वेस्टर्न ताकतें करा रही हैं, यहूद और हनूद की साजिश है, ये किसकी साजिश है? तालिबान को लाने वाले आप थे। तालिबान जब लड़ाई लड़ रहा था गनी की इलेक्टेड गवर्नमेंट से, तब तो आप वो क्या कहते हैं, पंजाब में लुडियां पाई हुई थी कि चलो जी बड़ा, आप तो तालिबान के साथ खड़े हो गए थे। आप खुद अपने मुल्क में डेमोक्रेटिक वो सोसाइटी चाहते हो, और लड़ आप तालिबान के साथ रहे थे। ये वेस्टर्न फोर्सेस की या वेस्टर्न ताकत आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, या आप अपने खिलाफ साजिश कर रहे थे? जब आप डेमोक्रेटिक मूल्य चाहते हो तो जाके बाहर भी तो डेमोक्रेसी का मूल्य बनाओ ना। यदि आप अपने घर में ड्रग्स नहीं चाहते हो तो बाहर किसी ड्रग सप्लायर की मदद मत करो। आप ड्रग सप्लायर की मदद कर रहे हो, कह रहे हो यार ड्रग्स हमारे घर में भी आ रहे हैं यार। डबल स्टैंडर्ड के लाइफ में कुछ नहीं करते, उसका कारण यह कि आपकी जो शुरुआत है, जो बीज है ना, उसी में डबल स्टैंडर्ड है। जिन्ना साहब ने कहा कि हम टू कौमी, हम हिंदू और मुसलमान, भारत के हिंदू और मुसलमान, दुनिया के हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है, भारत के हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं। क्योंकि भाई दुनिया का मुसलमान तो मोदी जी को गले लगा रहा है, मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है, ऑर्डर ऑफ नाइल दे दिया इजिप्ट ने, ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सलमान दे दिया, मतलब तुर्की ने दिया, जॉर्डन ने दिया, पैलेस्टाइन ने दिया, सबने दिया। लेकिन आपका यहाँ का जो मुसलमान है वो कह रहा है जो मोदी का यार है वो गद्दार है। यानी कि साला आप आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए शेख बिन जायद गद्दार है, वो इजिप्ट के जो है अलसीसी वो गद्दार, सब गद्दार है आपके लिए। अब आप किसी से दोस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेख अल जायद ने तो फ्रेंडशिप बैंड बांधी, मोदी का यार है। जो फ्रेंडशिप बांधे वो यार ही हुआ ना, दोस्त हुआ ना। तो शेख बिन जायद जो है वो मोदी के यार हैं। आपकी डेफिनेशन क्या, वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। तो अब आप तो उनसे रिश्ता तोड़े सबसे पहले जाकर के, भाई ये तो पाकिस्तान का गद्दार हो गया ये आदमी, हम इससे दोस्ती कर ले कैसे, ये तो मोदी के साथ दोस्ती कर रहा है। भाई आप ना दुनिया को, ये मैंने वो कहा, जो मैं कह रहा था, ये आपके बीच में डबल स्टैंडर्ड है। आप चाहते कुछ है, बोलते कुछ है। आपको बोलने का ये रहता है कि जो बोल दो, क्योंकि आपको आपको नहीं लगता कि हम दूसरे का दिल दुखाए तो मेरा हक है, लेकिन हमारा कोई दिल ना दुखाए। तो अब आपके जिन्ना साहब ने क्या कहा, टू नेशन थ्योरी, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकता, दोनों एक है मगर साथ नहीं रह सकते। चलो भाई ठीक है, देश बनाओ। जब देश बन गया तो वो क्या भाषण दे रहे, अब कोई ना हिंदू रहा ना मुसलमान रहा। यार फॉर गॉड से, खुदा का फिर से खौफ करें। यही करना था तो फिर ये टू नेशन थ्योरी क्यों लेके आए? आपने पाकिस्तान बनने के पहले टू नेशन थ्योरी को खत्म कर दिया, कहा कि अब ना हिंदू रहेगा ना कोई मुसलमान रहेगा, स्टेट की नजरों में सब समान रहेगा। तो यार इंडिया में भी ये चीज हो सकता था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज जो करता है कि भाई ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, स्टेट की नजर में सब समान है। ये दोगलापन, ये डबल स्टैंडर्ड आपके बीच में है। आप जाके आप चाहते हो, क्या नाम है, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी दो, हमें रूल ऑफ लॉ दो, हमें जो है इलेक्शन दो। और जब ये क्या नाम है, अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट से जब तालिबान लड़ा था, आप कह रहे थे वाह भाई वाह, ये हो गया, इसने तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आप चाहते हो डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी के 3 प्रिंसिपल होते हैं, याद रख लीजिए, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी तब आती है, पहला, हर इंसान बराबर है, दूसरा, औरत और मर्द बराबर है, तीसरा, सारे रिलीजन बराबर है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देयर इज इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ये पहला। ये तीसरा कंडीशन है। आपके यहाँ ये हो, ये सब चीजें हैं। आपका बिलीवर नॉन बिलीवर बराबर है। आज ही बजा रहे हो क्योंकि मंदिर तोड़ दिया गया और स्टेट की तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही है। और मंदिर किसका तोड़ा, ये लोग समझते हैं हिंदुओं का मंदिर तोड़ा, हिंदुओं का मंदिर तोड़ा। अरे मूर्खों, मेरे बाप दादा यूपी से जाके थोड़े बनाए थे वहां से, तुम्हारे बाप दादा ने बनाया था उसको। वो कोई ऐसे हमारे यूपी बिहार के या तमिलनाडु से गए हुए लोग थे क्या? वो पंजाब के लोकल लोग थे। लाला गंगाराम जो है, सर गंगाराम, जिसने कि लाहौर में बड़ा हॉस्पिटल दिया, या भगवान राम का लव, जिनकी कि आप वंशज हो, आप क्या किसी अरब की वंशज हो? आप अपना पीलीभीत सौ हॉस्पिटल। 110 15 जनरेशन पीछे जाओगे, आपको सब इंडियन मिलेगा।
तो आप ये मंदिर जो जिसने तोड़ा उसको जाके समझाइए, अपने बाप की करतूत तोड़ी है तुमने, हमारी करतूत थोड़े तोड़ी है। बिल्कुल, जी। गुलाब देवी हॉस्पिटल भी है और भी इस तरह के हॉस्पिटल मौजूद हैं। और ये जो मंदिर को लेके खबर आई थी, मैं स्पेशल लाहौर से इधर कराची में कवर करने के लिए आया हूं। और जो इसमें हकीकत होगी, कोशिश करूंगा वो हकीकत को ना सिर्फ सामने लाया जाए, बल्कि मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो सारा इशू है इसे सॉल्व किया जाए थ्रू प्रॉपर चैनल। और जो हमारे अदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उन्हें ऑलरेडी हम अपने साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम बताएं कि भाई ये कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है, यहाँ पे इशू है पाकिस्तान का, ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की है और हमें इसकी हिफाजत करने की जरूरत है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी उम्मीद है मुझे कि कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर पाएंगे। सर, आपने बोला कि तालिबान पाकिस्तान ने तैयार किए, पाकिस्तान ने पहले एक तालिबान चीज को। बोल दूं, तालिबान पाकिस्तान पे जाएंगे, आपने जो बोला मैं आपको समझा दूं। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमो माने लोग, लोग जो चाहेंगे, विल ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी है, विल ऑफ द गॉड थियोक्रेसी है। विल मतलब लोगों की चाहत, इच्छा। बिल्कुल। विल ऑफ द, अगर आप थियोक्रेसी से चलते हो तो विल ऑफ गॉड से चलते हो, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, ये विल ऑफ द गॉड से चलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब विल ऑफ गॉड नहीं चलेगा, विल ऑफ पीपल चलेगा। आपने क्या किया, डेमोक्रेसी के थ्रू विल ऑफ पीपल कर दिया है। आपने रूट डेमोक्रेसी का लिया है, लेकिन सबको मुसलमान बना दिया। और कैसा मुसलमान बनाया, अरबी वाला मुसलमान नहीं बनाया, क्योंकि अरबी का मुसलमान तो भैया सऊदी अरेबिया में यूएई में जाके देखिए, वो तो हिंदू टेंपल खोल रहा है। आपने सबको सिखा दिया है कि भाई मुसलमान होने का सिर्फ एक मतलब है, हिंदुओं की सारी आइडेंटिटी बर्बाद कर दो, यानी अपनी आइडेंटिटी बर्बाद कर दो। सब जगह उर्दू में लिख दो, सिंधी हटा दो, पश्तो हटा दो, पंजाबी हटा दो, ये हम इससे हम जो है मुसलमान बन जाएंगे। भाई कौन सा भगवान होगा जो अल्लाह होगा, वो लोगों की तबाह हो बर्बाद लैंग्वेज करने से आएगा, कल्चर करने से आ जाएगा, या त्योहार मनाने से आ जाएगा? कौन सा ऐसा चीज हो जाएगा? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीख ले लेते। प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए अरबिया के लाइफस्टाइल में, सिर्फ दो चीजें ही चेंज की। नंबर वन, उन्होंने कहा कि भाई अब आज से यहाँ पे जो है वो दारू नहीं पी जाएगी। नंबर टू, उन्होंने कहा कि भाई काबा मुनव्वरा काबा में बुत नहीं होंगे। इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तीनों चारों कायनात के मालिक जो है, उन्होंने क्या चेंजेस किए? भाई भाषा उनकी अरबी रही, हज उनका जो था वो पहले से होता था, जो कपड़े थे अरबी उन्होंने कपड़े ही रखे, जो उनका जो जो होली मंथ होता था वो होली मंथ वो रखा। पोर्क आप नहीं खाते, आपके दर्शकों को पता है कि नहीं पता है, यहूदियों को आप गाली देते हो, यहूदी पोर्क नहीं खाते, वो भी आपके रिलीजन में वहां से आ गया। तो आपने सारी जाके आज आप टेस्ट कर लीजिएगा, ये जो पोर्क नहीं खाना, सुअर को गंदा जानवर, प्रॉफिट मोहम्मद के पहले ये यहूदी नहीं खाते थे, वो आप भी नहीं खाते। उन्होंने सारे कल्चर को प्रिजर्व रखा। यार खुदा का खौफ करे, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करे। ऐसे सर, यहाँ पे एक सवाल मेरे माइंड में भी आया। आपने बोला कि जो अरब के मुस्लिम हैं उनका जो माइंडसेट है, उनका जो कंसेप्ट है, यहाँ के मुस्लिम से बहुत डिफरेंट है। लेकिन यहाँ अगर पाकिस्तान की बात करें और साथ ही इंडिया की बात करें, यहाँ पे इस्लाम तो एक ही तरीके से आया, तो इंडियन मुस्लिम की सोच भी वैसी है इस टाइम पे जैसे पाकिस्तानी मुसलमान की सोच है, या फिर फर्क आ चुका है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में? देखिए, अरब का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान उस नजर से नहीं देखता इंडिया को जैसे कि पाकिस्तान का मुसलमान देखता है। अरबों में जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि भाई हम आखिरी नबी है, आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद, जैसे अब आप पढ़ेंगे 10 कमांडमेंट, मूसा का जो मूसा को तो रात मूसा को गवर्नमेंट गॉड ने बातचीत की ना, जीसस से वो गॉड ने बातचीत की और मूसा से उनके गॉड ने बातचीत की। बाय द वे, मूसा का गॉड का नाम था यहोवा, जो कि गॉड ऑफ इजराइल हुआ करता था, इजराइल के आगे उसकी वो सिर्फ यहूदियों का गॉड था। एनीवेज, उसमें 10 कमांडमेंट में से एक आया कि तुम, देयर शैल नॉट बी नो गॉड एंड यू शुड नॉट क्रिएट एनी इमेज ऑफ द गॉड। ये जो शिर्क और जो वन मोनोथीज्म है, इसका जो सीड है, जो इसका बीज है, वो है 10 कमांडमेंट में से। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद ने इसमें एक लाइन जोड़ी, जैसे जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बेसिकली यहूदी लाइन है, ये यहूदियों ने 10 कमांडमेंट में कहा कि कोई गॉड नहीं है और सिर्फ एक गॉड है। उसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने एक चीज जोड़ दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ठीक है। ये यानी कि मोहम्मद को रसूल मानना पड़ेगा आपको, ये ठीक हो उन्होंने गया। जोड़ा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तीनों चारों कायनात के मालिक। अब पॉइंट ये है कि आप जो सऊदी अरेबिया में उनकी जो स्ट्रगल हो रही थी, ठीक हो वो गया। सिर्फ दो ही लोगों को जानते थे, या तो यहूद को या तो नसारा को। वो हिंदुओं से उनका कोई लेना ही देना नहीं था। सर इसीलिए इसमें आपको कुरान में जगह जगह यहूद और नसारा के बारे में जिक्र मिलेगा। जी। ठीक है सर, इसमें बेसिक इशू ये रहता है कि हमें नॉलेज होता नहीं। मैं अपनी अगर बात करता हूँ, और मेरे तरह के बहुत से ऐसे लोग हैं, हमें नॉलेज होता नहीं है। हम अपनी मर्जी का, जो हमारे फायदे का इस्लाम होता है, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और जहां पे हमें अपना नुकसान आता है उस इस्लाम को हम साइड पे करते हैं, जिससे मैं ये समझता हूँ इमेज हमारे मजहब का, इस्लाम का ही खराब होता है। सर टॉपिक जिससे हमने स्टार्ट किया था उसकी अगर बात करें, उसके हवाले से क्या समझते हैं ये जो यूक्रेन का इशू है, रशिया का इशू है, इसका फ्यूचर क्या है? और सेकंड नंबर पे, क्या आपको लगता है कि जो वेस्ट है वो यूक्रेन को प्रॉपर ओपनली सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम में? नहीं, वेस्ट में फटीग है भाई। उनको भी तो कौन सी, उन्होंने सोचा कि वो रशिया का गला दबा देंगे थ्रू फाइनेंशियल सैंक्शंस। क्योंकि यूरोप में एक चीज तो था कि इसको हम कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने कह दिया यूक्रेन से, भाई ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है, हम सिर्फ इतना करेंगे कि हम तुम्हें अपना वेपन दे देंगे। अच्छा, अब कई लोग ये भी कह रहे, थ्योरी ये भी चल रही है कि वेस्ट ने यूक्रेन को अपने वेपन दे करके ये वेपन की टेस्टिंग शुरू कर दी है, कि जो हम नए वेपन बनाने वाले, ये यूक्रेनों को भेजो, देखो इसका रिजल्ट वही आएगा कि नहीं आएगा। तो वो यूक्रेन यूक्रेन हैज बिकम सीरियस टेस्ट ग्राउंड। जो वो वॉर ड्रिल करते, मॉक ड्रिल करते, वो सीरियसली उसको लाइव जो सिचुएशन में उसका यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज कि उन्होंने सोचा था कि फाइनेंशियल सब कुछ तो हमारे हाथ में, हम रशिया का टोटी दबा देंगे तो उनका उनका ऑयल गैस नहीं लेंगे। जैसे नॉर्ड स्ट्रीम 2 बंद कर दी थी जर्मनी ने, तो वो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनकी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी, और अगर जब पैसा नहीं होगा तो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। उनको क्या पता था कि चाइना और इंडिया खड़े हो गए। चाइना और इंडिया ने उनसे ज्यादा उनको बिजनेस दे दी, तो वेस्ट को ये समझ में आ गया कि दुनिया उनके हिसाब से नहीं चलती है। तो वेस्ट के उल्टा हुआ ये कि जब उन्होंने ये गैस और ये चीजें बंद की, उनके यहाँ इन्फ्लेशन हो गया। क्योंकि वो रशिया से तो सस्ते में तेल खरीदते थे और गैस खरीदते थे अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। अब वो जाके सऊदिया से खरीद रहे, किसी और से खरीद रहे, इंडिया से भी खरीद रहे भाई। और सर इवन रशियन उल्ट, तेल अब वो और रशिया से ना खरीद के जो आप करते हो वही ऐसे ही है। हैरत कर रहे हैं। वाली हैरत वाली बात यह है कि रशिया पे सैंक्शंस लगाई गई, इंडिया ने ऑयल खरीदा, और जिसने सैंक्शंस लगाई उसी को वो ऑयल बेचता नजर आ रहा है। तो अब यही है ना, ये पाकिस्तानी बुद्धि अपना रहे हैं ना वो, कि भाई हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हम सऊदिया से, अरे यूएई से इंडिया का माल मंगाएंगे। यही यूरोपियन भी कर रहे हैं। अरे भाई, तो अगर तुम्हें इतना ही, अब तुमने स्वीडन को अपना मेंबर बना दिया, फिनलैंड को मेंबर बना रहे हो, तुम तो उसको चिढ़ा रहे हो। उसका कॉस्ट तुम्हारे यहाँ के लोग बढ़ रहे हैं। जर्मनी रिसेशन में चला गया है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई पे है, और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम नेटो को सॉल्व करो ना यार। रशिया एक हकीकत है, रशिया इज अ पॉलिटिकल सिनेरियो। तो नेटो का मतलब सॉल्व करो। क्या नेटो की आवश्यकता है? क्या नेटो से तुम्हें वो फायदे हो रहे हैं जो नेटो तुम्हें देना चाहता है? नहीं है तो फिर भाई अपना यूरोपियन कोई फोर्स बना लो ना, नेटो को हटाओ, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें रशिया को भी शामिल कर दो। ठीक है। अगर तुम नेटो को, या पूरे पूरे के पूरे जो डिवीजन है उसको तुम अगर उसको तुम खत्म करना चाहते हो, जैसे मैं आपको समझाऊं, यूनाइटेड नेशन क्यों बना था? यूनाइटेड नेशन बना था एक्सिस नेशन के अगेंस्ट में। ठीक है। एक्सिस नेशन में कौन कौन हुआ करते थे उस समय? जर्मनी हुआ करता था, जापान हुआ करता था। इनके अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन बना, यूनाइटेड नेशन चार्टर बना। ये आप अगर आर्टिकल 103, आर्टिकल 106 पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ ऐसी बातें लिखी है जो कहता है कि एक्सिस पावर के यूज में हम कुछ भी काम कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर के सारे नॉर्म्स को फ्लाउट करते हुए। तो यूनाइटेड नेशन आपने बनाया अगेंस्ट जर्मनी, अगेंस्ट जापान। आज की डेट में यूनाइटेड नेशन के ये मेंबर हैं। तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो? नेटो अगर आपने रशिया के अगेंस्ट में बनाया था तो नेटो में रशिया को भी शामिल करो ना यार। नेटो का क्या पर्पज है? तुम वेस्ट की तो सुरक्षा करना चाह रहे हो, अगर तुम रशिया को, आज रशिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कम्युनिज्म को नहीं फॉलो करता, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वो भी हो रखा है, नाम का ही सही पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट तो है ना वहां पे। तो आप उनको अपने में शामिल करके ये नेटो का टट्टा ही खड़ा करो। लेकिन नहीं, आपको अपने अपने में रहना है कि नहीं भैया हम तो सबसे बड़े हैं, हम इनको सबक सिखाएंगे। उनको ये यूरोपियन अना है,
वो पाकिस्तानियों को सलाह देते हैं कि तुम अपने अना पे मत रहो, अपना ईगो मत दिखाओ। ये यूरोपियन ईगोइज्म है कि हम इनको सबक सिखा देंगे, लेकिन सबक उल्टा वही सीख गए। ठीक है, लेकिन अब वो अना खत्म होती नजर जी। आ रही है। अब दुनिया को जिस तरीके से दुनिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट ले रही है और वो इकोनॉमी की तरफ आ रही है, यूरोप को ये चीज नजर आ रही है। लास्ट में सर ये बस मुझे बता दें कि जिस तरीके से इंडिया की, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पूरी दुनिया में इस टाइम रिस्पेक्ट की जा रही है, उन्हें वर्ल्ड लीडर के तौर पे समझा और माना जा रहा है, तो रशिया यूक्रेन वार का जो इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसे खत्म करने में अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते आप? हम बिल्कुल कर रहे हैं बिहाइंड द सीन सब चीजें। तो देखिए, आप में और हमारे में अंतर क्या है? आप करते कुछ है, बोलते दुनिया को जाके कुछ और है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने बोला हमने रशिया से ऑयल टैंकर ले लिया, वो बेसिकली रशिया से नहीं लिया था। हमें ये नहीं करना होता ना, क्योंकि देखिए जब हम अगर मान लीजिए पुतिन से बात भी कर रहे हैं, बिकॉज हम पुतिन से बात क्या करेंगे भाई, लड़ाई रोको। लेकिन आपको पुतिन की रियलिटीज को भी तो समझना पड़ेगा ना, कि पुतिन किस दिमाग से चल रहे हैं। हम वेस्ट के लिए अपना रशिया से संबंध तो नहीं खराब करेंगे। तो लेकिन मोदी जी ने पुतिन के सामने बैठ के जब ये कहा कि ये जमाना वॉर का नहीं है, पुतिन हैज गॉट द मैसेज स्ट्रेट एंड क्लियर। इससे ज्यादा बात किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी यूरोप में कि पुतिन को ये बोल दे कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। मोदी जी ने उनके साथ बैठे मुस्कुराते हुए बोले भाई ये वॉर का जमाना नहीं है, युद्ध का जमाना नहीं है, ये डिप्लोमेसी का जमाना है। पुतिन सुने, मुस्कुराए, कुछ नहीं किया पुतिन ने। उसके बाद से बल्कि मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि आज ये हालत हो गई है कि देयर इज नो वन टू टॉक बिटवीन रशिया एंड यूरोप। इंडिया वो ब्रिज गैप कर रहा है, ठीक क्योंकि है। अमेरिका आएगा तो उस पे भरोसा नहीं करेंगे, चाइना आएगा तो वेस्ट भरोसा नहीं करेगा, अमेरिका आएगा अगर ऐसा मध्यस्थ तो रशिया भरोसा नहीं करेगा। लेकिन इंडिया पे वेस्ट भी भरोसा करता है और चाइना भी करता है। तो बिहाइंड द टेबल या बिहाइंड द सीन्स जिसको कह लें, सॉरी, बिहाइंड द सीन्स देयर इज मच गोइंग ऑन। इंडिया वो समझा रहा है। इंडिया ने 2 बार रशिया को न्यूक्लियर वेपन यूज करने से यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में रोका है, और ये ऑन द रिकॉर्ड अब आ चुका है। ठीक है, जिसकी बातें वो बिल्कुल। अभी सामने नहीं कहते। बहुत सी चीजें हैं जो इस तरीके से सामने आती हैं, खबरें सामने आती हैं, लेकिन हम एट द एंड यही चाहेंगे कि दुनिया में पीस आए। दुनिया अपनी, कोई भी कंट्री है वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, बजाय जंग के, बजाय हम लड़ाई और इस तरीके से इन इश्यूज के ऊपर बात करें। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम किस गेस्ट को रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे चैनल पे आए, ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।